एम्पायर के बारे में समझने से पहले कुछ-कुछ चीज़ जो बता देता हूँ, जिसकी वज़ह से जो है मतलब हम लोग गेस वर्क वग़ैरह अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है, ये जो है, अगर हम लोग देखें, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये कृष्णा नदी है। इस कृष्णा नदी का जो है एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ये जो तुंगभद्रा नदी है ना, यहाँ पे तो थोड़ा बॉर्डर यहाँ पे ये है, ये ध्यान में रखना, ये बॉर्डर हमेशा विजयनगर साम्राज्य का नहीं था। ये बॉर्डर घटते-बढ़ते रहेगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, लेकिन मुख्यतः इस साम्राज्य का जो बॉर्डर है, वो ये तुंगभद्रा नदी होता है। ये तुंगभद्रा नदी पे यहाँ पे बॉर्डर देखने को मिलता है। ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये क्या करता है, एक टाइप का नेचुरल डिफेंस का काम करता है कि मतलब ऊपर से जो भी विजयनगर साम्राज्य है, गोलकोंडा है या बिदर है, ये सब या अहमदनगर, ये सब जब यहाँ पे हमला करेगा, तो एक टाइप से उन्हें नदी को पार करना होता था। क्लियर है? तो ये एक टाइप का उनके लिए मतलब नेचुरल डिफेंस का काम करता था कि घोड़ों को नदी पार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है, ये इस जगह पे ये साम्राज्य देखने को मिलता है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये जो टाइम पीरियड है ना 1446 से 1446 से 1520 तक, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम अब यूरोपियंस जो हैं वो मतलब समुद्र से भारत की खोज वगैरह में निकल चुके हैं। याद आ रहा है? पहली बार भारत का खोज कब होता है? 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज करते हैं। भारत का खोज करना मतलब क्या? ये भी रुको मैं बता देता हूँ, मैपिंग से भारत का खोज करना मतलब क्या है? ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि जब इस जगह पे ऑटोमन टर्क एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ऑटोमन टर्क का जो साम्राज्य था, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो होता क्या है कि जो स्पेन हो गया, पोर्तुगीज़ हो गया, यहाँ पे जो हम लोग को फ्रांस देखने को मिल रहा है, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब जो पहले व्यापार करता था ना, वे व्यापार मतलब सीधा ऐसे इस जगह से जो इजिप्ट वाला माध्यम है, इधर से या फिर ऐसे टर्की के माध्यम से ये भारत में जाकर के व्यापार करता था। ये रूट ज़्यादा आसान या सस्ता पड़ता था, छोटा पड़ता था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जब ऑटोमन टर्क साम्राज्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बीच में वो क्या करता है, इधर से इधर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कर का वसूली करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ से जो पुर्तगाल है, स्पेन है या इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन सबको भारत में व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो भारत का खोज में निकलते हैं कि भारत का कोई दूसरा रास्ता कहाँ से पता करें या भारत को कैसे खोजें कहीं दूसरी जगह से। तो इन लोग जो है ढूँढते-ढूँढते कभी यहाँ चले जाते हैं, तो इधर जो है इन इन लोग को लगता है यही इंडिया है, बट बाद में पता चलता है नहीं, ये तो इंडिया नहीं है। तो इसका इन लोग नाम वेस्ट इंडीज़ रख देते हैं, जो क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे। फिर वास्को डी गामा जो है रूट फाइंड करता है इधर, और ये वाला जो रूट फाइंड करता है ऐसे अफ्रीका से होते हुए पूरा घूम के, ये थोड़ा लंबा रूट होता है। ये पहुँचता है 1498 एडी में भारत, और तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है भारत का खोज किया वास्को डी गामा ने। क्लियर है? भारत तो पहले से एग्ज़िस्ट करता था, ये बस बोलने का तरीका है। तो ये बस ध्यान में रखो कि एक चीज़ और जो ध्यान में रखना है, ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, ये वो टाइम पीरियड है जब यूरोपियंस जो हैं मार्केट का तलाश में, मतलब इन लोगों के पास गुड्स वगैरह का अभी ध्यान में रखना, अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन इन लोग जो है गुड्स वगैरह बेचने के लिए भारत का तलाश करते हैं, और जब भारत का तलाश करते हैं, तो उस टाइम जो है यहाँ पे अब क्या देखने को मिलता है कि अब ये तो इन लोगों को समुद्र से पार करके जाना है, तो समुद्र पार करके कौन जाएगा? वही जाएगा जिसका नेवी अच्छा होगा। तो नेवी जो होता है यहाँ पे, जो पुर्तगाल है, स्पेन है, ये दोनों का नेवी बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक टाइम पे यूनाइटेड किंगडम बहुत पावरफुल था, इंग्लैंड बहुत पावरफुल था। इंग्लैंड और फ्रांस बाद में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उससे भी पहले अगर देखा जाए, तो विश्व का जो ये पूरा समुद्री व्यवस्था है, इन समुद्रों में जो है मतलब समुद्रियों का राजा जो था वो कौन था? पुर्तगाल था और स्पेन था। ये दोनों जो है इन लोग का पूरे समुद्र में कंट्रोल हुआ करता था। सारा व्यापार यही लोग कंट्रोल करता था। तो इसीलिए जो पुर्तगाल है इसका नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ये नेवी के माध्यम से आता है, गोवा आता है। और ये जो पोर्तुगीज़ लोग जो थे, जो पुर्तगाली लोग थे, इन लोग से ये विजयनगर साम्राज्य का संबंध काफ़ी अच्छा होता है। क्लियर है? अब संबंध अच्छा होने से क्या होगा? अगर पुर्तगालीज़ लोगों से संबंध अच्छा है, तो उससे इन लोग का ट्रेड भी होगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो भी सामान है, वो पोर्तुगीज़ के माध्यम से क्या होगा? जो नेवी है, पोर्तुगीज़ का नेवी के थ्रू क्या होगा? दुनिया के अलग-अलग जगह पे जाएगा। तो पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि पोर्तुगीज़ के साथ इन लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था, और ये जो रिलेशन था वो कैसा था? बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या? उस रिश्ता से दोनों ही पक्ष को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। विजयनगर साम्राज्य को भी और पुर्तगाल को भी। क्लियर है? देखो होता क्या था कि एक तो विजयनगर साम्राज्य का जो हम लोग देखें क्या कि जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को अगर मतलब कि हम लोग देखे थे ना कि जो घोड़ा होता था, हॉर्सेस वगैरह होता है, वो कहाँ पे पाया जा रहा है? अरब वगैरह वाला रीजन जो मतलब सेंट्रल एशिया का रीजन जो है, याद आ रहा है खुरासन जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे? ये जो खुरासन वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, उधर बहुत अच्छा क्वालिटी का घोड़ा पाया जाता था। क्लियर है? अब ये जो खुरासन का जो घोड़ा वगैरह है वो कैसे आएगा? तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि जो इस जगह पे ये अरब की जगह से बंदरगाह से वो क्या करता है, इधर का बंदरगाह से पुर्तगाल जो है वो सीधा वो घोड़ा सप्लाई कहाँ करता है? यहाँ विजयनगर साम्राज्य को घोड़ा सप्लाई करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि विजयनगर किंगडम के पास एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो हॉर्सेस वगैरह का सप्लाई जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो पोर्टुगीज़ की वजह से विजयनगर किंगडम को एक तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता और दूसरा जो है मिलिट्री पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। क्लियर है? ये सारा चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेंस का आंसर राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन पीटी में गेस वर्क वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 3 चीज़ अभी हम लोग देखें, एक तुंगभद्रा रिवर है जो नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है और ये बस नेचुरल बैरियर का ही काम नहीं कर रहा है। ये अगर हम लोग तुंगभद्रा रिवर देखें तो ये तुंगभद्रा नदी जो है वो इरिगेशन जो सिंचाई व्यवस्था है, उसका भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब सिंचाई व्यवस्था के लिए यहाँ पे खेती वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर ये जैसे कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बारे में जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये जो है, ये भले मतलब ये भले साउथ इंडिया का है बट इसमें पानी अच्छा खासा रहता है, क्लियर है? ये इसका वॉल्यूम जो है पानी का कंटेंट जो है लगभग सालों भर रहता है, क्योंकि यहाँ पे साल में 2 बार बारिश हो रहा है, क्लियर है? तो जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? ट्रेड बहुत अच्छा खासा होगा। तो विजयनगर एम्पायर के पास ये कुछ-कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं, क्लियर है? और एक चीज़ और, पोर्टुगीज़ जैसे अभी मैंने बताया ना कि पोर्टुगीज़ और विजयनगर किंगडम का यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों को परस्पर फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अब ये तो हम लोग देख लिए कि विजयनगर किंगडम को पोर्टुगीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं पोर्टुगीज़ को विजयनगर किंगडम से क्या फ़ायदा हो जाता है। एक तो मार्केट का मिल जा रहा था, मार्केट मिल रहा था, विजयनगर साम्राज्य में पोर्टुगीज़ अपना सामान बेच रहे थे और दूसरा याद आ रहा है जब हम लोग सिल्क रूट पर रहते तो साउथ इंडिया जो है और इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब क्या है, ये सब इस यहाँ स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। अभी भी इंडिया में जो मैक्सिमम जो मसाले से हम लोग इम्पोर्ट कर मतलब यूज़ करते हैं वो साउथ इंडिया का मसाला होता है, क्लियर है? तो स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। पुर्तगाल जो वास्को डी गामा है, वो पहली बार जब यहाँ से पोर्टुगीज़ से जब पहली बार वो इंडिया आते हैं और इंडिया से मसाला खरीद के वो जब वापस जाकर के यूरोप में बेचते हैं या अन्य दूसरे कंट्रीज़ में बेचते हैं, तो उनको 300% का प्रॉफ़िट होता है। ये प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा था, मतलब ट्रैवल रूट वगैरह सब मिला करके उनको 300% का प्रॉफ़िट होता है। तो जो पोर्टुगीज़ हैं, उनके लिए जो स्पाइसेस थे, जो ये साउथ इंडिया वाला रीजन है या फिर ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया वाला रीजन है, यहाँ से जो उनको स्पाइसेस मिलता था, वो उनकी ट्रेड के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता था। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में देखना है। देखो जो पोर्टुगीज़ लोग थे ना, उन लोग विजयनगर नहीं बोल पाते थे। उन लोग विजयनगर को बिसनगर बोलते थे। क्लियर है? तो इसीलिए जो हम लोग को फॉरेन अकाउंट्स जितने भी मिलते हैं, जिन्होंने जो पोर्टुगीज़ ऑथर लोग जो भी लेखक लोग जो किताब लिखे हैं, उसमें उन लोग विजयनगर एम्पायर को बिसनग स्टेट बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि उन लोग का प्रोनंसिएशन वैसा ही था। ये तुंगभद्रा रिवर का सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर है तो ये एक नेचुरल डिफेंस का काम कर रहा है, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है? और नदी के किनारे क्या होता है, सेटलमेंट अच्छा खासा होता है, जनसंख्या आबादी बहुत ज़्यादा होता है, तो शहरीकरण में भी मदद कर रहा है, क्लियर है? एक चीज़ और देखो, अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़े तो यहाँ का लोकेशन अगर हम लोग देखें, ये पूरा जो साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? बहुत ही ज़्यादा हिल्स वगैरह है, प्लेटू एरिया है ना, इग्नाइट रॉक जो है, इग्नियस रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इग्नियस रॉक का बोल्डर्स भी इधर जो है साउथ इंडिया में जैसे-जैसे नीचे जाते जाओगे, इधर ये वाले रीजन साइड क्या है कि जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक मतलब समझ रहे हो ना? वो रॉक जो सीधा ज्वालामुखी जो वोल्केनो निकलता है उसके
उससे तुरंत मतलब जो लावा है, मैग्मा है, वो तुरंत जब ड्राई होकर के बन रहा है, तब वो इग्नियस रॉक है, मतलब जो लावा वगैरह से बन रहा है। क्लियर है? तो ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इवन ये पूरा जो डेक्कन प्लेटू है, इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या है कि इधर जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ग्रेनाइट का बहुत बड़ा-बड़ा बोल्डर्स, मतलब बहुत बड़ा-बड़ा पत्थर जो है, ये इग्नियस रॉक के रूप में बहुत ज़्यादा ऐसा मिलेगा। जैसे देखो ये जो रॉक कट, मतलब ये सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहा है, ये पूरा कोई एक बड़ा-सा पहाड़, मतलब ऐसा पत्थर होगा। इसी पत्थर पे ऐसा नक्काशी किया गया है और इस तरीके से बनाया गया है। लेकिन मेरा भी मेन पर्पज़ यहाँ पे बताने का ये है कि एक तो विजयनगर एम्पायर जो लोकेशन है, इस लोकेशन में अगर हम लोग देखें, तो इधर क्या है, रॉकी हिल रेंजेस, जो पथरीला पहाड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहाड़ का घनत्व इधर दक्षिण भारत में और बहुत ज़्यादा घनत्व है, जिसकी वजह से क्या है, पहाड़ों के बीच में बहुत ही नैरो पैसेज है, बहुत पतला-पतला रास्ता है, क्लियर है? तो पतला रास्ता होने की वजह है कि अगर सपोज़ कर लो, अगर खुला मैदान रहता, जैसे यहाँ पे पानीपत वाला है या गंगा का मैदान, ये सब है, तो इसमें क्या है, एक बार में पूरा 5 लाख, 10 लाख का सोल्जर आ सकता था, किसी भी छोटे साम्राज्य पे हमला कर सकता था और उसको जीत सकता था। यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, नैरो पैसेजेज़ है, मतलब बहुत पतला-पतला रास्ता है पहाड़ों के बीच से। तो जो एनिमी है, दुश्मन जो है, उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। रॉकी हिल रेंजेस है, मतलब ये पूरा एरिया जो है, वो पूरा पहाड़ वाला एरिया है। पहाड़ वाला एरिया होने से होता क्या है फ़ायदा, कि उस जगह से निगरानी करना आसान हो जाता है। जैसे याद आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, जैसे अगर पहाड़ है और यहाँ से सेना आ जाए, तो तुम पहाड़ के ऊपर यहाँ पे से क्या कर सकते हो, वॉच टावर के रूप में ये पहाड़ काम करता है कि निगरानी बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कि दुश्मन आक्रमण कर रहा है या उन लोगों का क्या मतलब गतिविधि वगैरह है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ जो था, विजयनगर साम्राज्य का जो लोकेशन है, उसको बहुत ही मतलब सूटेबल बना देता है आगे के लिए। क्लियर है? तो ये सब ध्यान में रखना है। अब हम लोग और कुछ-कुछ देख लेते हैं। ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये ध्यान में रखना, ये तुंगभद्रा नदी के पास जो है, यहाँ पे एक विजयनगर मतलब शहर है, जिसको पहले हम्पी भी बोला जाता था। क्लियर है? ये जो हम्पी है, अभी भी इसको कभी-कभी हम्पी भी बोला जाता है, विजयनगर भी बोला जाता है। क्लियर है? ये जो हम्पी वाला एरिया है, यही इसका राजधानी था, विजयनगर साम्राज्य। इस जगह पे हम लोग को बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलता है। जैसे ये देखो, ये टेम्पल है। क्लियर है? ये सबको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये टेम्पल का बनावट कैसा है। आज भी हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में देखेंगे। ये विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी का। क्लियर है? ये विट्ठल टेम्पल है। इस टाइप का मतलब हम लोग ये सब चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ का राजनीति व्यवस्था कैसा था। क्लियर है? देखो, राजनीति व्यवस्था को एक बार समझने के लिए मैं शॉर्ट में कुछ-कुछ बता देता हूँ। ध्यान में रखना, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन 2023 में एक क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से आया है और 2025 में भी एक क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से आया है। इसलिए मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा बता दे रहा हूँ विजयनगर किंगडम का। और विजयनगर किंगडम जो साम्राज्य है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये जो साम्राज्य है, ये चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? मतलब या तो प्री में हर साल एक क्वेश्चन बोल सकते हो, जैसे अभी अगर देखा जाए तो 2021 में क्वेश्चन है, 22 में क्वेश्चन है, 23 में क्वेश्चन है, 24 में क्वेश्चन नहीं है, फिर 25 में क्वेश्चन है। तो इस टाइप से उधर भी 2015 के बाद लगभग हर साल है, बीच में 1-2 साल ऐसा छूटा हुआ होगा। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि ये विजयनगर किंगडम जो है, उससे पीटी में तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और मेंस में भी इसका रेशियो ऐसा ही है कि हर 2 में से 1 साल तो ऐसा क्वेश्चन इससे आ ही जा रहा है। क्लियर है? तो ये विजयनगर किंगडम को बहुत अच्छे से करना है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा, या मतलब नोट्स भी अगर बनेगा तो 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। लेकिन अगर उससे अगर एक क्वेश्चन शॉर्ट हो जा रहा है या मतलब आ ही रहा है, तो वो कहीं न कहीं आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्लियर है? तो देखो, ये विजयनगर किंगडम के बारे में ऐसे ही शॉर्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे। देखो, विजयनगर साम्राज्य जो है वो 1336 से लेकर के 1565 एडी के आसपास ये वाला पीरियड है। वहाँ पे थोड़ा ऊपर-नीचे कार्यकाल देखो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर-नीचे मिलता-जुलता ऐसा होता है। क्लियर है? ये देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो फाउंडेशन है,
जैसा कि मैंने बताया इसको जो है सिटाडेल ऑफ हिंदुइज़्म बोला जाता है, कि ये जो है हिंदू धर्म का एक तरीके से बोला जाता है कि सबसे बड़ा महानतम किंगडम में से एक है। जैसे मतलब हम लोग बोलते हैं ना गुप्ता एम्पायर, तो ये तो हम लोग उत्तर भारत में बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में। वैसे ही जो ये विजयनगर किंगडम है, ये हमारा साउथ इंडिया में है। इसका स्थापना जो है 2 लोग किए थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों जो है ये भाई थे। इन लोग दोनों मिलकर के इस साम्राज्य का स्थापना किए थे और इन लोग के गुरु जो थे विद्यारण्य थे। अभी देखो, अभी जो मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री बताऊँगा इसमें थोड़ा चीज़ें फैक्चुअल होगा, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्लियर है? क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नहीं बताऊँगा। ये मेरा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मैं पीटी में जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, ये मेरा वो वाला नोट्स है, क्लियर है? तो वही है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, ये कोई ऐसा एक साम्राज्य नहीं था, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना जो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत कोई एक साम्राज्य है क्या? नहीं है ना। सबसे पहले क्या आता है? स्लेव डायनेस्टी आता है, फिर ममलुक आते हैं, सॉरी, स्लेव डायनेस्टी आते हैं, फिर खिलजी आ रहे हैं, फिर तुगलक आ रहे हैं, फिर सैयद आ रहे हैं, फिर लोधी आ रहे हैं। लेकिन ये सब के सब को हम लोग बोलते क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो वैसे ये जो विजयनगर एम्पायर जब हम लोग बोल रहे हैं, तो विजयनगर एम्पायर ऐसा नहीं कि कोई एक पूरा एम्पायर है। इसमें बहुत मतलब ये वो वाला रीजन वाला एरिया है जहाँ पे सेम जगह पे जो है मतलब मल्टीपल एम्पायर्स जो हैं रूल करेंगे। सबसे पहले जो है वो संगम डायनेस्टी रूल करता है, क्लियर है? इसके जो सबसे फेमस किंग है वो हैं देवराय वन। और ये देवराय वन जो है तुंगभद्रा नदी के आसपास जो है बहुत सारा इरिगेशन में, सिंचाई व्यवस्था में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इनके टाइम जो रूलर आया था वो था निकोला डी कॉन्टी। इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है एग्ज़ाम में कि कौन से ऐसे रूलर थे विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा काम करा। ये आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है, क्लियर है? और 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है, 4-5 राजा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना कि देवराय वन जो थे वो इरिगेशन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, क्लियर है? फिर उसके बाद वैसे ही जो है देवराय 2 जो थे ये अगले थोड़ा फेमस किंग थे। ये जो है ये खुद को प्रौढ़ देवराया या गजा बेटकास बोलते थे। गजा बेटका इसलिए बोलते थे ये खुद को क्योंकि ये दक्षिण भारत का अगर हम लोग लोकेशन देखें, तो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हाथी पाया जाता है। हाथियों का जनसँख्या अभी भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? इस साल आया है ना एलिफेंट का सेंसस, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो एलिफेंट को मतलब बहुत ज़्यादा हाथियों का ये शिकार करते थे इसलिए खुद का नाम जो है गजा बेटकरा देते हैं, क्लियर है? और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये टॉलरेंट टाइम थे। सहिष्णुता इनमें बहुत ज़्यादा था सारे धर्मों को लेकर के। इनके टाइम का जो फ़ेमस उनके दरबार में जो कोर्ट पोएट थे वो थे दिनदीमा। ये दिनदीमा जो थे ये कोर्ट पोएट थे और इनके टाइम में जो फ़ॉरेन ट्रैवलर आते हैं अब्दुल रज़ाक। ये जो अब्दुल रज़ाक हो गया या निकोला डी कॉन्टी हो गया, ये दोनों जब आते हैं ना तो ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करके जाते हैं इस साम्राज्य का। कि ये जो साम्राज्य है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वग़ैरह है, क्लियर है? साम्राज्य के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है इस टाइप का पूरा ए अकाउंट के बारे में लिखते हैं। इवन वो इस चीज़ों के वुमेन वगैरह के कंडीशन वगैरह के भी बारे में बताते हैं, जो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। जैसे ही हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री एक बार देखेंगे। थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा रटने वाला लग सकता है, बट फिर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद ये 2 फेमस किंग थे, और भी बहुत सारे राजा होते होंगे बट हम लोग सिर्फ़ मेन-मेन देखेंगे, जो हम लोग का एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सलूवा डायनेस्टी। सलूवा डायनेस्टी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत आते हैं ना, तो वो जो है सलूवा डायनेस्टी का जो राजा था तिरुमल 1491 में बना था राजा। इसी के टाइम पीरियड में जो है वास्को डी गामा भारत आते हैं। तो ये बस राजा का नाम ध्यान रखना है कि तिरुमल था 1491 एडी में। सलूवा डायनेस्टी था, सलूवा साम्राज्य था जब वास्को डी गामा भारत आए थे। फिर नेक्स्ट जो इसके बाद जो अगला साम्राज्य है वो है तलुवा डायनेस्टी। ये जो तलुवा डायनेस्टी है इस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो सबसे फेमस राजा हैं, वो हैं कृष्णदेव राय। और मेनली अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य जो हम लोग पढ़ते भी हैं, वो भी इन्हीं की वजह से पढ़ते हैं। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जैसे मुगल्स में जो अकबर है ना, जो अकबर का काम है या अकबर का जो उपाधि है मुगल्स में, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में जो है वो कृष्णदेव राय का उपाधि है, क्लियर है? कि बहुत ही फेमस किंग थे। तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। देखो, कृष्णदेव राय जो थे ना, इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज होते थे। जैसे हम लोग देखते हैं गुप्ता साम्राज्य है, गुप्ता साम्राज्य में क्या होता था? नवरत्न होता था। दिल्ली सल्तनत है, उसमें क्या होता था? चालीसा, इल्तुतमिश बनाया था ना चालीसा, 4 लोगों का चहलगामी सिस्टम। तो वैसे यहाँ पे अष्टदिग्गज होते थे, 8 लोगों का ग्रुप होता था जो मतलब किंग को जो है सजेशन देते थे।
किंग को उस सजेशन का मानना कोई ज़रूरी ऐसा कंपल्सरी नहीं था, बट सजेशन को वो सुनता था ध्यान से, क्लियर है? फिर इसके टाइम पे मतलब कृष्णदेव राय जो था वो खुद बहुत पढ़ा-लिखा था, बहुत सारी किताबें लिखता था, क्लियर है? बहुत सारी किताब का मतलब बहुत कुछ नॉलेज था, चाहे वो लिटरेचर का फ़ील्ड में हो, कल्चर का फ़ील्ड में हो, क्लियर है? आर्ट हो, कल्चर हो, ये सब में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे याद है अकबर और बीरबल का स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। वैसे ही साउथ इंडिया में अगर जाओगे तो कृष्णदेव राय और तेनाली रामकृष्ण का स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अगर बचपन में शायद हो सकता है जो स्टोरीज़ का बुक हो उसमें पढ़ा भी होगा तेनाली रामकृष्ण और कृष्णदेव राय का कहानी, क्लियर है? तो जो फ़ेमस अष्टदिग्गज थे उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो थे पांडुरंग महामत्या, पिंगाली सुरना और तेनाली रामकृष्ण। ये उतना ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो नाम इम्पोर्टेंट है वो तेनाली रामकृष्ण है। फिर एक जो बहुत फ़ेमस थे वो थे अलासी पेड्डना। ये अलासी पेड्डना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में रहते थे। ये फ़ेमस इसलिए हैं क्योंकि इनको तेलुगु का पितामह कहा जाता है, तेलुगु भाषा का, क्लियर है? और ये जो तलुवा डायनेस्टी था या जो कृष्णदेव राय थे, ये तेलुगु भाषा में ही लिखा करते थे, उसपे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड था। इवन अगर विजयनगर किंगडम देखा जाए तो विजयनगर किंगडम जो है मेनली जो है ये संस्कृत भाषा पे बहुत ज़्यादा दरबार वगैरह का काम संस्कृत भाषा वगैरह में होता था। लेकिन जो लोकल भाषा था वहाँ का जैसे तेलुगु वगैरह हो गया, मलयालम मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब पे भी मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स वगैरह लिखा जाता है। कृष्णदेव राय खुद तेलुगु में लिखा करते थे। अल्लासी पेड्डना जो है, ये जो है इनको आंध्र कविता पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता पितामह मतलब आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, वहाँ पे उनको पितामह का उपाधि दिया जाता है। क्लियर है? इनका जो फ़ेमस कुछ-कुछ बुक है वो है मनुचरितम और हरिकथा सारम। इन विजयनगर जो कृष्णदेव राय जो है इसके टाइम में जो कुछ फ़ेमस ट्रैवलर्स जो आते हैं वो है दुआते बारबोसा, डोमिंगो पेस वगैरह, क्लियर है? और ये कृष्णदेव राय खुद कुछ बुक लिखते हैं अमुक्तमाल्यदा, जम्बावती कल्याणम, उषा परिणयम ये सब एक बार देख लेना। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे अभी बहुत ज़्यादा जो बुक्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस अभी मत करना। एग्ज़ाम के टाइम बस पढ़ लेना या हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना कर के एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले याद करने बैठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी याद करोगे भूल जाओगे, पॉसिबल नहीं है उतना करना। और दूसरा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन अभी आता भी नहीं है। अभी जैसे मैं पीवाईक्यू देख रहा था, अभी मैं दिखाऊँगा अभी, तो पीवाईक्यू जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा कोई मतलब देखने को नहीं मिला कि बुक्स वगैरह पे क्वेश्चन आ रहा है मेडिवल इंडिया में, क्लियर है? फिर ये खुद को ओह! सॉरी। ये खुद को जो है कुछ टाइटल्स देते हैं यवनराज स्थापनाचार्य, रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, क्लियर है? भोज, आंध्र आंध्र पितामह ये सब मतलब टाइटल जो है, ये सारा टाइटल कृष्णदेव राय को दिया जाता है। ये मैंने बताया इनका जो रिलेशन था कृष्णदेव राय का, वो रिलेशन जो है पोर्टुगीज़ वगैरह के साथ बहुत अच्छा था, क्लियर है? फिर वो थे और एल्बरस्क और पेरिस, क्लियर है? और ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट किंगडम का स्थापना करते हैं, जैसे नगलापुरम, विजय महल, हजाररामा टेम्पल ये सब हम लोग आगे अभी चल के देखेंगे, क्लियर है? इवन देखो इस लाइन से भी क्वेश्चन आ रखा है पीटी में कि ये जो है ये पोर्टुगीज़ को मदद करते हैं गोवा को कैप्चर करने में 1510 एडी में और 1510 एडी में बेसिकली जो है वहाँ पे गोवा में आदिल शाही डायनेस्टी होता है और उस आदिल शाही शाही डायनेस्टी से जो है पोर्टुगीज़ जो है वो गोवा को जब कैप्चर करता है तो ये जो कृष्णदेव राय हैं वो इन पोर्टुगीज़ का काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो एग्ज़ाम में आई थिंक ये 2023 में आया या 25 कभी तो आया या 2022 में आया आई थिंक। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था कि कौन-सा ऐसा राजा था जो पोर्टुगीज़ को मतलब गोवा शहर कैप्चर करने में ऐसा कुछ हेल्प करता है। तो 4 राजा का नाम दिया हुआ था जिसमें से एक कृष्णदेव राय थे और बाकी 3 कोई अन्य राजा वगैरह था। क्लियर है? तो ये जो है ये थोड़ा फैक्चुअल है बट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? ये सारा चीज़ ध्यान में रखना। फिर और जो फेमस पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे जो इनके टाइम में आए थे वो थे फरनॉन जो पोर्टुगीज़ हॉर्स ट्रेड मतलब ये फरनॉन थे, फिर एक सीज़र फ्रेडरिक थे। ये सारे जो थे ये सब ये फरनॉन आए थे अच्युता देव राय के टाइम पे और सीज़र फ्रेडरिक आए थे सदाशिव राव के टाइम पे। क्लियर है? ये जो था ये पॉलिटिकल हिस्ट्री था, थोड़ा बोरिंग था लेकिन अब जो समझने वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो मैं अब कवर करा देता हूँ। क्लियर है? अब जो है हम लोग यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ।
ये साम्राज्य खत्म कब होगा? ये अराविडू डायनेस्टी जो था वो आखिरी था विजयनगर किंगडम का, आखिरी था जिसका कैपिटल जो था पेनुगोंडा था। ये साम्राज्य खत्म कैसे होता है? तो होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में एक राजा होता है आलिया राम्या राया। आलिया राम्या राया जो है ये राजा क्या करता है ना, आस-पास के जितने भी ये जो डेक्कन स्टेट्स दिख रहे हैं बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर, गोलकोंडा, ये सारे रूलर्स को क्या करता था आपस में लड़वाने का काम करता था। मतलब बहकाना, इसको इसके खिलाफ बहका रहा है, इसको इसके खिलाफ बहका रहा है। इस तरीके का वो मतलब गेम प्लान करता है कि ये सब आपस में जो है वो झगड़ा करते रहे। यार ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्लियर है। तो ये वैसा काम ये आलिया रामा राय का जो स्ट्रैटेजी था वो कुछ इस तरीके से था कि डेक्कन सल्तनट्स के जितने भी रूलर्स थे, वो सब आपस में एक-दूसरे से लड़ने में बिज़ी रहे और वो सब कमज़ोर होते गए। बट धीरे-धीरे उन लोग सबको इस राजा का स्ट्रैटेजी समझ में आता है और वो सब मिलकर के एक सुपर अलायंस बनाते हैं और इसी पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद से जो है एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालिकोटा जो बहुत फेमस बैटल है। और उस बैटल के बाद लगभग ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो लगभग खत्म सा हो जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से थोड़ा समझने वाला भी है और थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा था कि वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड था। क्लियर है? सेंट्रलाइज़्ड मतलब जो राजा है, जो किंग है वो मतलब जो चाहे वो डिसीज़न ले सकता था, क्लियर है? अभी हम लोग देखें कि ये किंग को सजेस्ट करने के लिए क्या होगा? अष्टदिग्गज होगा। 8 लोगों का एक ग्रुप होगा जो किंग को सजेशन देगा, लेकिन किंग चाहे तो उस सजेशन को माने, नहीं माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि किंग जो है वो अपना मनमानी पूरे तरीके से नहीं कर सकता था। जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के हिसाब से राजा को चलना पड़ता था। क्लियर है? धर्मशास्त्र के हिसाब से क्यों चलना पड़ता था? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो साम्राज्य है ये क्या है? ऊपर ये चारों तरफ से मुस्लिम साम्राज्य से घिरा हुआ है। तो मुस्लिम साम्राज्य से घिरा होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हिंदुइज़्म है, इसका मतलब जैसे नहीं होता, जैसे अगर सपोज़ कर लो ये इंडिया और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में इधर जितना ज़्यादा मतलब कट्टरता होगा या अभी बांग्लादेश वाला ही रिसेंट एग्ज़ाम्पल देख लो ना, बांग्लादेश में जितना ज़्यादा कट्टरता होगा मुस्लिम्स को लेकर के, इधर जो वाला जो रीजन है उतना ही ज़्यादा कट्टरता अपने आप हिंदुइज़्म को लेकर के हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखें कि बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा गया, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या देखा गया कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ जो मुस्लिम्स है, उस पे भी कहीं न कहीं इंडिया में कुछ न कुछ अटैक हुआ, ऐसा होता है। क्लियर है? वैसे ही अगर इंडिया में कुछ ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, तो इधर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने का चांसेस होता है। तो वही वो चीज़ है जो समझना है कि जब अगर 2 बाउंड्री नेशन हैं, ये दोनों जो है, अगर ऊपर में बहुत ज़्यादा कट्टरता देखने को मिलेगा, तो नीचे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सबसे पर जो ऊपर होता है ना, वो राजा नहीं होता है। जैसे मौर्य साम्राज्य जो है ना, मौर्य साम्राज्य में हम लोग क्या देखते हैं कि वो पूरा सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी था। बिल्कुल मतलब जो केंद्र था, उसके हिसाब से चलता था। लेकिन साथ-साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि राजा सबसे सर्वोपरि था, मतलब सबसे ऊँचा था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन जब गुप्ता वंश आता है, गुप्ता डायनेस्टी आता है, तो उस टाइम हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ये इकोनॉमी जो होता है वो सेंट्रलाइज़्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज़्ड हो जाता है और वो जो है वो धर्म के हिसाब से चलना स्टार्ट करता है। क्लियर है? कि राजा जो है वो बहुत बड़ा तो है, लेकिन धर्म से ऊपर नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही ये विजयनगर किंगडम जो है, इसके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये विजयनगर साम्राज्य जो था, ये हमारा मतलब कहने को तो हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रलाइज़्ड हो, बट पूरा तरीके से सेंट्रलाइज़्ड ये नहीं होता है। काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी होता है या डिसेंट्रलाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि राजा पूरा अपना मनमानी नहीं कर सकता था और जो भी काम वो करेगा, वो धर्मशास्त्र के जो धर्म में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो अगर ये वाला बात ध्यान में रखोगे, तो आप बाकी चीज़ें आराम से बता सकते हो कि वहाँ का सोसाइटी कैसा होगा। कैसा सोसाइटी होगा? वुमेन्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सब हम लोग सोसाइटी वाला पार्ट अभी करेंगे बाद में। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे खुद को रखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एडमिनिस्ट्रेशन मैंने क्या बताया कि राजा जो है वो जो कुछ भी करेगा वो किसके कहने पे करेगा? धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग करेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस था। विजयनगर किंगडम में एक्चुअली ये टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो है चोला डायनेस्टी के टाइम से बहुत ज़्यादा फ़ेमस था। ये क्लास में अगर किसी ने पहले मेरा क्लास करा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया भी होगा। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है, क्लियर है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो चोला डायनेस्टी है ना, उसके टाइम पे एक प्रथा चला करता था। प्रथा नहीं मतलब एक व्यवस्था चला करता था, जिसमें होता क्या था कि जो गाँव वगैरह है ना, जो ट्राइबल एरियाज़ वगैरह हैं, उस जगह पे क्या किया जाता था कि एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया जाता था। इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता था कि ये मंदिर जो होता था इसमें स्कूल भी चलता था। ये मंदिर में स्कूल चलता था मतलब बच्चे आते थे गाँव वगैरह के आकर के यहाँ पढ़ाई भी करते थे। ये मंदिर जो है वो बैंक का भी काम करता था कि जो अभी कमिटी वगैरह खेला जाता है ना तो बिल्कुल कुछ उस तरीके से होता था कि जो मंदिर के लोग हैं, क्लियर है? उन लोग को अगर पैसे-वैसे का ज़रूरत है, तो उस केस में जो है वो मतलब यहाँ पे मंदिर में आते थे, वहाँ से वो लोन लेते थे और लोन लेने के बाद अपना काम करते थे और वापस मंदिर को चुकता कर देते थे। फिर ये मंदिर का और काम क्या होता था, ये एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर बैंक का काम कर रहा है मंदिर, क्लियर है? तो उससे क्या होगा, लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर ये मंदिर और साथ ही साथ क्या काम करता था कि जो मैरिज वगैरह है, जो मन शादी वगैरह होता है ना, वो सब जो है वो यहीं पे हुआ करता था, क्लियर है? अब अगर शादी वगैरह हो जाए तो उससे मंदिर का इनकम होता था और भी जो फंक्शन वगैरह होता था वो सारा भी यहीं पे होता था। जो डिसीज़न लिया जाता है ना गाँव के लेवल पे मतलब जो अभी के टाइम पे पंचायती वगैरह होता है गाँव वगैरह में, तो वो पंचायती वगैरह जो होता था सारा जो डिसीज़न लिया जाता था वो भी मंदिर वगैरह में लिया जाता था। क्योंकि ऐसा माना जाता था मंदिर वगैरह में जो है कोई झूठ नहीं बोलेगा इस टाइप का, क्लियर है? और ये मंदिर का जो हेड होता था, जो मतलब जो एक तरीके से अभी बोलो जो सरपंच है आसान भाषा में, तो वो सब जो है वो भी लॉटरी बेसिस पे चुना जाता था। लॉटरी बेसिस पे इस तरीके से होता था कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता था और उसके बाद वो लोगों को चुना जाता था। और उनको चुनने के बाद जो है फिर वहाँ पे मतलब उन सब में से मतलब लॉटरी लगाया जाता था और लॉटरी में जिसका नाम आ गया, वो हेड हो जाता था। ये मंदिर इस टाइप का जो है चोला साम्राज्य में भी और विजयनगर साम्राज्य में भी ऐसा मंदिर बहुत ज़्यादा बनाया गया। ये बहुत विशाल मंदिर होता था। इन मंदिरों से फ़ायदा क्या होता था कि जहाँ पे भी ये मंदिर होता था, वहाँ उस जगह पे एक तो मतलब लोग विज़िट करने बहुत आते थे, जिसकी वज़ह से वहाँ का टूरिज़्म डेवलप होता था। टूरिज़्म अगर कहीं पे भी डेवलप होगा तो उस जगह पे क्या होगा कि आस-पास वाला एरिया जो होगा वहाँ पे मार्केट डेवलप होगा। मार्केट डेवलप होने के साथ-साथ बाकी जो ये एक तो है कि ये मंदिर जो है वो क्या था खुद में सेल्फ सस्टेनिंग था। कि राजा को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को सँभालने के लिए, मंदिर खुद में ही सेल्फ सस्टेन था, क्लियर है? और लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब सहूलियत होता था। तो इस टाइप का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम लोग को देखने को मिलता है कि हालाँकि ये जो लोकल लेवल पे है, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन व्यवस्था है, वो कैसा था? बिल्कुल डिसेंट्रलाइज़्ड था, विकेंद्रीकरण हम लोग को देखने को मिलता है, क्लियर है? तो वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग देखें क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, किंग जो था वो एडवाइस मानने के लिए उनका फेमस नहीं था, ये सब हम लोग देख लिए। राजा जो था उसको धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ मानना पड़ता था। उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो था ना, जो लोग थे, मतलब ये जो राजा था ना, ये राजा जो था वो मतलब इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता है कि राजा में, किंग में और जो प्रजा है, पीपल में, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था, वो फादर एंड सन वाला रिलेशन होता था। मतलब पिता-पुत्र का जैसा रिलेशन होता है, वैसा होता था। राजा को यहाँ पे लगातार जो है, वो अपने प्रजा को खुश करके रखना पड़ता था। रीज़न मैंने बताया, इससे कनेक्ट कर सकते हो कि आस-पास अगर लगातार बहुत ज़्यादा आक्रमण होने का चांसेज़ है, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे राजा को लगातार हमेशा अपने प्रजा का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट कब मिलेगा? जब राजा इनके लिए वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम करेगा, कल्याणकारी काम बहुत ज़्यादा करेगा, क्लियर है? तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये कल्याणकारी काम बहुत ज़्यादा होता है। किंग और जो लोग हैं, इन सब के बीच में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, क्लियर है? कुछ फेमस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट मैं बता देता हूँ। एक होता था दंड नायक। दंड नायक एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में उन अधिकारियों का पोस्ट है, ये मतलब बहुत चीज़ होते थे दंड नायक। कुछ दंड नायक जो है कमांडर इन चीफ भी होते थे, कुछ जो है जजेस भी होते थे, जो न्यायालय में होते हैं, गवर्नर होते थे, इस टाइप के होते थे। फिर कार्य
कर्ता जो हैं ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह होते थे। सेक्रेटेरिएट्स सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय होता है वो पूरे साम्राज्य में बनाया गया था, क्लियर है? जैसा कि हमने देखा कि रूरल ऑटोनॉमी जो होता है मतलब लोकल लेवल पे गाँव के लेवल पे स्वायत्तता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर है? अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से याद आ रहा है हम लोग बाँटे थे इक्ता, सूबा इस टाइप से। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा जो होता था वो क्या होता था, पूरा जो साम्राज्य है, पूरा विजयनगर साम्राज्य को छोटे-छोटे मंडल्स वगैरह में बाँटा जाता था, जिसको मंडलम बोलते थे। ये जो था ये प्रोविंस था मतलब जैसे इंडिया में स्टेट होता है, राज्य होता है झारखंड, बिहार, बंगाल वैसे। इन मंडलम को जो है छोटे-छोटे नाडु में बाँटा जाता था। जैसे हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं वैसे ही, ये नाडु जो होता था ये डिस्ट्रिक्ट होता था और इन डिस्ट्रिक्ट को स्थलज में बाँटा जाता था जिसको अभी हम लोग ब्लॉक बोलते हैं और ये इस ब्लॉक को फिर गाँव में बाँटा जाता था जिसको ग्राम बोलते हैं। ग्राम को जो है जो भी बोला जाता था बहुत जगह। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी बताया था कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, बढ़ते क्रम में ऐसा क्वेश्चन एक बार आ रखा है। क्लियर है? एक और मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल, वो जो फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम है ना, वैसा देखने को मिलता है। जैसे ये जो मंडलम है, इस मंडलम का जो गवर्नर होता था, उसको नायक बोलते थे। याद है? मतलब ये ध्यान में रखना। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो साउथ इंडिया का जितना भी साम्राज्य है ना, इन साम्राज्य में क्या देखने को मिलता है कि जो राजा वगैरह है ना, उसका हीरो वर्शिप किया जाता है। इसलिए देखो मतलब हीरो वर्शिप मतलब ऐसा समझ लो कि मतलब उन लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुड नेचर का या मतलब बहुत पावरफुल इस तरीके का दिखाया जाता है। इसलिए अगर साउथ इंडिया का मूवीज़ भी देखो जैसे बाहुबली वगैरह ये सब हो गया। इसमें क्या है हीरो का जो पोर्ट्रेयल है वो बिल्कुल मतलब ऐसे भगवान जैसा है। इवन अगर जाओगे साउथ इंडिया में तो देखने को मिलेगा कि बहुत सारे फेमस एक्टर्स लोग का या सेलिब्रिटीज़ लोग का मंदिर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग या इवन राजा लोगों का मंदिर देखने को मिलेगा कि लोग राजा का पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। क्लियर है? कि उस तरीके से उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना और उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत सालों तक जब तक विजयनगर साम्राज्य था या फिर मतलब जो चोला डायनेस्टी वगैरह ये सब था, बहुत लंबे समय तक वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि राजा का और मतलब किंग का और जो प्रजा है, लोगों का जो बीच का जो रिलेशन था वो कैसा था? फादर एंड सन का था। राजा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन रखता था अपने प्रजा के साथ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी काम करता था, वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से लोग उनको भगवान जैसा समझते थे। क्लियर है? ये चीज़ जो है ये बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं, वो भी इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अब एक जो ध्यान इम्पोर्टेंट है न्यायंकारा सिस्टम। न्यायंकारा सिस्टम समझ लो बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्तादारी सिस्टम है। क्लियर है? बिल्कुल वही है या फिर गुप्ता पीरियड का जो सामंतवादी व्यवस्था है, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे क्या होता था कि ये जो नायक है ना, ये नायक गवर्नर होने के साथ-साथ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी भी होता था। एक तरीके से ये फ्यूडल लॉर्ड्स है। होता क्या था कि जो राजा-महाराजा है, वो क्या कहते थे कि इन नायक्स लोगों को ये जो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी हैं, उन लोग को सैलरी की जगह क्या देते थे? लैंड ग्रांट्स देते थे। देखो अभी जो हम लोग पढ़े थे कि दिल्ली सल्तनत में सैलरी की जगह लैंड ग्रांट्स तब दिया जाता था जब राजा के पास पैसा नहीं था, बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं था। यहाँ पे लैंड ग्रांट्स देने का मकसद ये था कि बदले में ये जो नायक्स होते थे, ये कमांडर मिलिट्री कमांडर जो होते थे, वो क्या करते थे कि लैंड ग्रांट से जो पैसा आता था, उसका कुछ हिस्सा राजा को देते थे और बाकी हिस्सा से जो वहाँ का आर्मी है, नायक्स वगैरह खुद का एक आर्मी जो है, उसको मेंटेन करते थे और वो आर्मी का काम ये था कि जब भी राजा को जो विजयनगर साम्राज्य का जो मेन राजा है, उसको जब भी युद्ध लड़ना हो तो वो नायक्स जो है वो पूरा सेना जो है वो अपना सेना प्रोवाइड करते थे किसको? साम्राज्य को प्रोवाइड करते थे। तो इसीलिए एक इसको एक तरीके से मिलिट्री फ्यूडलिज़्म कहा जाता है। ये ध्यान में रखना यहाँ पे जो फ्यूडलिज़्म है, इसका रीज़न ये नहीं है कि मतलब पैसे नहीं है साम्राज्य के पास, पैसा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रीज़न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर है? तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो नायक्स थे, एक टाइप का टैक्स कलेक्टर भी थे और एक चीज़ और ध्यान में रखना यहाँ पे क्योंकि नायक को भगवान टाइप ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे अब क्या होगा भगवान का बेटा को ही लोग भगवान मान लेते हैं, क्लियर है? भगवान का बेटा आम आदमी नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो पोस्ट है वो काफ़ी हद तक हेरिडिटरी होगा, क्लियर है?
तो ध्यान में रखना इवन जो नायक्स वगैरह जो है ये सब भी क्या होता था छोटा-छोटा राजा होता था। मतलब ये सब अपने-अपने जगह के राजा होते थे और इन सब का जो महाराजा होता था वो होता था विजयनगर साम्राज्य का राजा। फिर इन लोग को जो लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, ये ध्यान में रखना ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लैंड ग्रांट्स दिया जाता था उस लैंड ग्रांट्स को क्या बोलते थे? आमरण बोलते थे। क्लियर है? ये लैंड ग्रांट्स होता था। वही ये आमरण है। उसके बाद फिर ये जो नायक है इसके सबॉर्डिनेट्स जो होते थे उनको पलायगार बोलते थे, वो उनके अंडर में काम करते थे। इवन जो है टैक्स वगैरह अगर हम लोग देखें तो लैंड टैक्स जो था हालाँकि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, लेकिन अब बताओ कि अगर पिता और पुत्र का रिलेशन है राजा और प्रजा के बीच में तो क्या टैक्स बहुत ज़्यादा हैवी होगा क्या? टैक्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा। इवन शादी वगैरह पे भी टैक्स लगाया जाता था, क्लियर है? पोर्टुगीज़ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, वेलफेयर राजा जो था वो कल्याणकारी होता था। किंग का फ़ोकस किस पे होता था? ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन वर्क बढ़ाया जाए, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाता था और टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने का रीज़न क्या था? एक तो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा मतलब हिंदुइज़्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस होना क्या मतलब हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डोमिनेटिंग फैक्टर था रूल में, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में और दूसरा ये था कि टेम्पल्स जो था वो इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा साधन था, कि टेम्पल्स जो है वो स्कूल का काम कर रहा है, टेम्पल्स बैंक का काम कर रहा है, जो भी हम लोग देखें कि टेम्पल्स जो है वहाँ पे मैरेजेज़ वगैरह या जो भी फंक्शन सेरेमनीज़ वगैरह है, वो सब कंडक्ट हो रहा है और ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, कहीं न कहीं स्टेट के पास पैसा भी आ रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप का ये जो था ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था देखने को मिलता है। फिर सोशल सिनेरियो देख लेते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। अगर समाज को देखना है तो अभी हम लोग बहुत कुछ इतना देख चुके हैं जिससे समाज के बारे में बता सकते हैं। इवन इससे भी क्वेश्चन आ रखा है पीटी मेंस दोनों में। इ इवन ये टेम्पल वाला रीज़न जो है टेम्पल से तो सीधा क्वेश्चन आ रखा है कि टेम्पल्स का जो है क्या रोल था सदर्न इंडियन टेम्पल्स का वहाँ के सोसाइटी वगैरह में या प्रॉस्पेरिटी वगैरह में। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ सोसाइटी के बारे में कि विजयनगर किंगडम के टाइम का साम्राज्य जो था वो कैसा था? क्लियर है? देखो अगर साम्राज्य में देखें तो सबसे पहले तो जो मेन फैक्टर है जिसके अराउंड पूरा ये कॉन्सेप्ट घूमता है वो क्या है? ब्राह्मणिज़्म जो थे मतलब ये जो कल्चर था वो कैसा था? एक टाइप का हिंदू सिविलाइज़ेशन कल्चर था। अब हिंदू सिविलाइज़ेशन कल्चर है तो बताओ अब बाकी चीज़ें तो अपने आप आ जाएगा। टॉप मोस्ट कौन होगा? सोसाइटी में सबसे ऊँचा स्टेटस किसका होगा? ब्राह्मिन्स का होगा। ब्राह्मिन्स हाईएस्ट पोजीशन एन्जॉय करते थे सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। जो लेबर है, वर्कर है, उन लोग का कंडीशन बहुत ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। उन लोग शहर के एकदम किनारे में रहना पसंद करेंगे। उन लोग को शहर के बीचों-बीच लेबर, मज़दूर लोग को नहीं रखा जाएगा। इनकम इनइक्वालिटी होगा क्या? सॉरी जो असमानता है आय का, इनकम इनइक्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट साफ-साफ देखने को मिलेगा। वुमेन्स का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्या? वुमेन्स का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है और इसी एक्सेप्शन पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2024 में 24 नहीं 21 या 22 में आया था आई थिंक देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन ऐसा आया था देखो यहाँ पे क्या है ना कि वुमेन्स का कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं था। कहीं भी पैट्रियार्कल सोसाइटी पितृसत्ता समाज है ये, हिंदुइज़्म जो है मेनली पितृसत्ता समाज है। तो यहाँ पे वुमेन्स का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा तो देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है? लेकिन ध्यान में रखना कि ये जो वुमेन्स का कंडीशन खराब है वो मेनली लोअर कास्ट में है। जो ब्राह्मण्स वर्ग है या जो अपर कास्ट है, वहाँ पे वुमेन्स का कंडीशन देखने को मिलता है कि वुमेन्स का कंडीशन फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे जो वुमेन्स लोग हैं, उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन्स लोगों को पढ़ना अलॉट था। बहुत सारे वुमेन्स ऐसे थे जो स्कॉलर थे, राइटर थे, पोएट थे, म्यूजिशियन थे, जज थे, इवन रेसलिंग वगैरह में भी देखने को मिलता है। मतलब लगभग अपर कास्ट में देखने को मिलता है कि वुमेन्स जो थे उन लोग बहुत ज़्यादा स्वायत्तता एन्जॉय करते थे। हालाँकि सोसाइटी जो था वो फिर भी पैट्रियार्कल ही था, बट उन लोग बहुत सारा पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी एन्जॉय करते थे प्रशासन व्यवस्था में। एक फ़ेमस जो बुक है गंगा देवी जो है वो लिखती है मदुरै विजयम जो बहुत पॉपुलर नोवेल है उस टाइम का, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना वुमेन्स का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। अब अगर वुमेन्स का कंडीशन अच्छा नहीं था और पितृसत्ता समाज है तो डॉरी देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखने को मिलेगा। पॉलीगैमी जो होता है एक इंसान एक जो पुरुष है वो मल्टीपल महिलाओं से विवाह करेगा, बिल्कुल करेगा, क्लियर है? यहाँ पे सती प्रैक्टिस अगर देखने को मिले तो सती प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बट ध्यान में रखना कि सती प्रैक्टिस फोर्स्ड नहीं था। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है ना कि नॉर्दर्न इंडिया हो गया या खास करके जो राजस्थान वाला एरिया ये सब हो गया, इधर सती प्रैक्टिस वगैरह जो है फोर्स्ड देखने को मिलता है।
कि हस्बैंड का डेथ के बाद पत्नी जो है वो नहीं जलना चाह रही है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती जलाया जाता है। याद है राजा राम मोहन रॉय वाला कि उनकी भाभी को ज़बरदस्ती जला दिया गया था। उसके बाद ही तो फिर वो मतलब सती प्रथा को बैन करने के लिए इतना मुहिम छेड़ते हैं। क्लियर है? साउथ इंडिया में वो सती प्रैक्टिस जो है फ़ोर्स्ड नहीं देखने को मिलता, वो इच्छा अनुसार है, क्लियर है? लेकिन भले ये फ़ोर्स्ड नहीं था लेकिन काइंड ऑफ फ़ोर्स हो ही जाता है क्योंकि अगर तुम सती नहीं करो और विडो हो, तो उसके बाद क्या है समाज तुमको ताना मारेगा कि देखो मतलब हस्बैंड चला गया फिर भी मतलब खुद को मतलब सती नहीं की इस टाइप का मतलब ताना मारता था, विडोज़ का कंडीशन बहुत खराब था, क्लियर है? उसके बाद संस्कृत जो था वो मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन था कि हायर एजुकेशन जितना भी होता था जैसे मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब कुछ का पढ़ाई जो था वो संस्कृत में होता था। रिलीजियस एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता था, वेदास का पढ़ाई, पुराणास का पढ़ाई ये सब बहुत होता था। वैष्णविज़्म, शैविज़्म ये सब जो था वो बहुत प्रेवलेंट था, क्लियर है? और जो सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेज़ होता है जो मतलब ह्यूमन सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो था ये कुछ-कुछ यहाँ की सोसाइटी के बारे में था, विजयनगर किंगडम का सोसाइटी के बारे में। फिर ये जो लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि यहाँ का जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है वो कैसा था? तो देखो आर्ट और आर्किटेक्चर को समझाने से पहले मैं बता देता हूँ। अगर आर्ट एंड कल्चर किसी ने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि एक तो होता है हिंदुइज़्म मतलब सॉरी इसको ऐसे समझ लो। एक तो है नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर, एक है साउथ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। इन दोनों का कहीं न कहीं जो है मतलब जो बीच वाला होता है उसको हम लोग वेसरक टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना जो विजयनगर साम्राज्य का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना वो पूरा का पूरा द्रविड़न है। अभी हम लोग देखेंगे द्रविड़न क्या है, क्लियर है? लेकिन अभी मैं टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाने जा रहा। ये अपन आर्ट एंड कल्चर जब अगर करेंगे तो उसमें करेंगे। ये टेम्पल आर्किटेक्चर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे जो है ध्यान में रखना कि ये हिंदुइज़्म और मुस्लिम्स दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे सपोज़ कर लो कि इस्लामिक फीचर क्या-क्या देखने को मिलता है। जैसे मुस्लिम्स में क्या होता है डोम होता है, तो ये देखो ये विजयनगर साम्राज्य का एक आर्किटेक्चर है। यहाँ पे देखो डोम देखने को मिल रहा है इस टाइप का। फिर इस टाइप वाला जो आर्च होता है, ये आर्च किसमें देखने को मिलता है? ये मुस्लिम्स के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आर्च जो है, ये यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहा है। लोटस मोटिव्स वगैरह जो होता है, वो सब देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फूलों पत्तियों का जो दीवार वगैरह पे डिज़ाइन है, वो सब देखने को मिलता है, जो मतलब मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये जो है ये इससे पता चलता है कि जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, इंडो इस्लामिक फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, क्लियर है? ये देखो अगर आर्किटेक्चर के बारे में मैं बताऊँ, टेम्पल आर्किटेक्चर देख लो, जैसे हम लोग के साथ क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है, वो चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री से कवर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कवर है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि टेम्पल जो है वो चारों तरफ से क्या है बाउंड्री से कवर है। हालाँकि ये जो मैंने फिगर लिया है इसमें एंट्री गेट सिर्फ़ ये 1, 2, 3 दिखा रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है ना, उसमें 4 एंट्री गेट होता है। इधर से भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। क्लियर है? चारों तरफ से एक-एक एंट्री गेट होता है। ये एंट्री गेट पे देखो ये जो है ये बहुत ही बड़ा एंट्री गेट होता है, इसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं। बहुत ही ऊपर मतलब ये गोपुरम का जो लंबाई है, वो मेन जो टेम्पल है, इससे भी ज़्यादा लंबा देखने को मिलता है। क्लियर है? इसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं, जिसको मतलब गेटवे है एक तरीके से टेम्पल में एंट्री करने का। क्लियर है? इधर से ये टेम्पल में एंट्री करने का। फिर यहाँ पे देखो ये अगर इस जगह पे ध्यान से देखो तो ये पिलर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये पिलर्स ऐसे। पिलर्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? और ये जो पिलर्स था, इन पिलर्स पे बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन होता है, मतलब बहुत ही बारीक-बारीक डिज़ाइन होता है। देख के लगेगा कि मतलब कितना बारीक डिज़ाइन है। अगर हम लोग टेम्पल्स को देखें, तो ये टेम्पल्स जो है थोड़ा रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब थोड़ा ऊँचाई पे बनाया जाता था। मतलब इतना ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है मतलब पूरा रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए बनाया जाता था ताकि अगर जैसे कभी नदी वगैरह में बाढ़ आए, तो पानी जो है वो टेम्पल्स के अंदर ना जाए। क्लियर है? और ये जो टेम्पल्स का दीवार वगैरह है, इन दीवालों पे जो है मतलब बहुत सारा स्टोरीज़ बना लिखा जाता था या मतलब जो इमेजेस है, जैसे बुद्धिज़्म में अगर हम लोग देखें
कि जो जातका टेल्स है, तो वैसे ही यहाँ पे जो रामायण है, महाभारत है, ये सब का स्टोरीज़ यहाँ पे लिखा होता था। बहुत जगह पे जो है रिलीजियस एजुकेशन वगैरह जो है, धर्म का शिक्षाएँ या कल्चरल स्टोरी टेलिंग हो गया, या फिर जो बहुत बार होता था मंदिर का जो नियम कानून है या उस गाँव का जो नियम कानून है, वो सब मतलब ये दीवारों पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता था। क्लियर है? ये देखो, ये कल्याण मंडपम है। ये जो है बहुत बड़ा ऐसा मंडप होता था। ये एक तरीके से बोल सकते हो असेंबली हॉल है। क्लियर है? यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग वगैरह होता था और बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होते थे। डांस वगैरह होना, कल्चर, म्यूज़िक, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। इसकी वजह से ये जो है मतलब बहुत प्रेवलेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कल्याण मंडपम पे, यही 2020 में या 19 में आया होगा कुछ ऐसे, कि ये कल्याण मंडपम जो है वो मतलब किस एम्पायर से या किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ऐसे ही कुछ आया हुआ है। अभी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होता था, इधर देखने को मिलता है। फिर गर्भगृह वगैरह तो पता ही है, अगर नहीं पता होगा तो ध्यान में रखना, जिस जगह पे मतलब भगवान का स्थापना होता है, वो सब गर्भगृह वाला रीज़न है। क्लियर है? तो ये हम लोग देखें, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, ये जब बनता है तो उससे पहले क्या होता है कि मतलब जो मलिक काफूर है, अलाउद्दीन खिलजी वाला मलिक काफूर, उसका जो स्लेव था, वो मलिक काफूर जो है वो साउथ इंडिया का बहुत सारा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो विजयनगर किंगडम है, वो क्या करता है, उन सारे टेम्पल्स का रिपेयर करता है और फिर मतलब एस्टेब्लिशमेंट करता है। ये जैसे विट्ठल स्वामी हो गया, हजरा रामास्वामी टेम्पल जो हो गया, ये सब का कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जाता है। क्लियर है? कल्याण मंडपम्स हो गया, एलाब्रेटरी कार्व्ड पिलर्स, ये सब हम लोग देख लिए सब चीज़। क्लियर है? इंडो इस्लामिक फीचर्स देख लिए। कर्नाटिक म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। क्यों? क्योंकि ये जो कल्याण मंडपम्स होता था यहाँ पे, ये सब जो मंडप वगैरह है, क्लियर है? ये सब जो है, इन सब में मतलब वेरियस फंक्शंस वगैरह प्रैक्टिस किया जाता था। कहीं पे स्कूल का काम चल रहा है, कहीं पे जो है कोई फंक्शन म्यूज़िक चल रहा है। क्लियर है? इवन देवदासी सिस्टम वगैरह जो है, देवदासी सिस्टम वही जो मतलब यहाँ पे जो वुमेन्स वगैरह थी, जो मतलब अपना पूरा लाइफ़ जो है, जो यहाँ टेम्पल्स के जो गॉड होते थे, उन पे डिवोट कर देती थी, वो यहाँ पे रहती थी। तो वो जो देवदासी सिस्टम वगैरह जो है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट इधर देखने को मिलता है। यही जो देवदासी अट्टम वगैरह जो है, ये सब जो बाद में भरतनाट्यम में वगैरह बनता है, ये सब बाद में हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। क्लियर है? तो ये सब मैंने बता दिया, ये सारा चीज़। क्लियर है? पिलर्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, ये सब। तो ये जो था ये मेनली आर्किटेक्चर के बारे में था। उसके बाद लास्ट आ जाता है ये टॉपिक लिटरेचर के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये हम लोग लगभग देख ही चुके हैं, क्लियर है? यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे किंग मतलब बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, ये इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। बेसिक मैं बता देता हूँ, रटने वाला चीज़ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो आप लोग खुद एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। हालाँकि मैंने बता रखा है कि लिटरेचर पे मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। मेनली जो क्वेश्चन देखने को मिला वो कहाँ, एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया में लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मेडिवल इंडिया में लिटरेचर कर भी रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो विजयनगर एम्पायर का ही लिटरेचर होगा। क्लियर है? इसी से आने का चांसेस है, बट बहुत ज़्यादा रटने इसको मत बैठ जाना। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करना, बिल्कुल शांत मन से धैर्यपूर्वक रीड कर लेना बस। क्लियर है? देखो मैं बता देता हूँ। लिटरेचर के बारे में अगर बोला जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत लिटरेचर का एक तरीके से ये रिनेसाँ पीरियड था। क्लियर है? बिल्कुल मतलब पुनर्जीवन होता है संस्कृत का। संस्कृत के लिए तो मतलब एक तरीके से गोल्डन एरा था ये फेज़। क्लियर है? भक्ति मूवमेंट वगैरह के टाइम पे बहुत सारे लिटरेरी लिखा गया। फेमस कुछ-कुछ जो पोएट्स थे, जैसे सयन हो गया, हिमाद्री हो गया, कृष्णदेवराय खुद संस्कृत और तेलुगु में लिखा करते थे, क्लियर है? जैसे उन्होंने एक बुक लिखा था अमुक्तमाल्यदा। फिर जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सैविज हो गए, ये सब भी अपना-अपना लिटरेचर तमिल भाषा वगैरह में इस टाइम पे लिखते हैं। कुछ फेमस जो सेकुलर लिटरेचर है, जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, वो है पुलगैनिडी जो नीलबेम्बा ने लिखा था, विलीपुथुर जो भारतम ने लिखा था, क्लियर है? फिर ये जो अलासी पेड्डना है, उनका जो फेमस बुक है मनुचरित, ध्यान में रखना है मनुचरित वो मनुस्मृति नहीं है, ये मनुचरित दूसरा है, क्लियर है? इनके बारे में मैंने बताया है कि इनको फादर ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा, ये अलासी पेड्डना वही हैं, जिनको आदि पितामह कहा जाता था, क्लियर है? फिर फेमस कुछ-कुछ जो ऑथर हैं नंदी थीमाम जिन्होंने परिजात प्राहन लिखा था, तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महामत्य लिखा था। ये सारा कुछ कुछ फेमस स्कॉलर है, इसको देख लेना।
कन्नड़ ग्रामर जिसको शब्दानुशासन बोलते हैं, वो इसी टाइम पे लिखा गया था। क्लियर है? ये कुछ-कुछ फेमस लिटरेरी वर्क है। ये सारा वो लिटरेरी वर्क है। यहाँ पे ये हम लोग का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। क्लियर है? टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, लिटरेरी वर्क खत्म हुआ है। नेक्स्ट में जो है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी थोड़ा-सा और बचा हुआ है, इसको मैं अभी करा देता हूँ। क्लियर है? ये जो कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। देख लो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर में कुछ-कुछ जो छूट गया होगा, उसको मैं कवर करा देता हूँ। अमर नायक सिस्टम हम लोग देख लिए थे कि बिलीव इन सुपर हीरो, कि यहाँ पे राजा वगैरह को क्या मतलब बिल्कुल भगवान जैसा माना जाता था, जो अभी भी मूवीज़ वगैरह में ये कल्चर देखने को मिलेगा, कि हीरोज़ का इमेज इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि कितना भी गलत कर ले, लेकिन लास्ट में उसको इस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि नहीं, सब कुछ तो ट्विस्ट था, वो बिल्कुल मतलब हीरो था, सबके भलाई के लिए सोच रहा था। क्लियर है? अयंगार सिस्टम देखने को मिलता है। अयंगार जो था वो क्या होता था, बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज़ होते थे जिनको अयंगार्स बोलते थे, और वो जो थे वो विलेज का अफेयर्स को सँभालते थे। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जैसे गाँव में वगैरह में पंचायत होता है, सरपंच होता है 5 लोगों का, तो वैसे ही ये अयंगार्स होते थे, 12 लोगों के होते थे, मतलब जिनको अयंगार बोला जाता था। ये जो अयंगार होते थे इनको मान्यम्स दिया जाता था। मान्यम्स मतलब टैक्स फ्री लैंड, कि वो जगह जहाँ पे मतलब उनको टैक्स सरकार को नहीं देना है, और ये काइंड ऑफ स्लेवरी होता था। एक चीज़ ध्यान में रखना कि स्लेवरी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है जैसा चोला साम्राज्य में था। अच्छा, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोला अबॉलिश्ड, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्लियर है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोला जो है वो अबॉलिश नहीं हुआ था। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? फिर और अगर यहाँ पे एक चीज़ देख लो, तो ये जो है कॉइन्स के रूप में अगर देख लो, तो जो वराहस हैं, पगोडास हैं, इस चीज़ को गोल्ड कॉइन कहा जाता था। परेथा जो होता था, 1 गोल्ड कॉइन का आधा को परेथा बोलते थे। फनम, इस पे यूपीएससी में 2020 या 21 में क्वेश्चन आया रखा है कि फनम क्या था? तो फनम जो था वो क्या था? कॉइन्स था। ये जो था 1 गोल्ड कॉइन का 1/10 होता था। फिर ताज जो था वो सिल्वर कॉइन को बोलते थे, और जित्तल जो था वो कॉपर कॉइन को बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में हम लोग देख लिए कि अंपायर को मंडलम में बाँटा जाता था। एक मंडलम जो था बहुत सारे नाडु में डिवाइडेड होता था, वो नाडुज़ स्थलज़ में होता था, और स्थलज़ ग्रामज़ में होता था। मंडलम का जो गवर्नर होता था उसको मंडलेश्वर या नायक बोलते थे, और ये नायक जो होता था वो मिलिट्री चीफ भी होता था। क्लियर है? विजयनगर रूलर्स गेव फुल पावर टू लोकल अथॉरिटीज़, ये हम लोग देखे थे कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत दिया जाता था। इवन टेम्पल्स वगैरह के थ्रू जो विलेजेस वगैरह होता था, वो कहीं न कहीं एक काइंड ऑफ ऑटोनॉमी एन्जॉय करता था। क्लियर है? स्वायत्ता हम लोग एन्जॉय करता था। फिर पॉलीगस या नायक्स हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है कि पॉलीगस या नायक जो थे वो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी होते थे। इन लोग को जो ज़मीन दिया जाता था सर्विसेज़ में, उसको आमरन बोलते थे। क्लियर है? ये आमरन वही वाला लैंड है जो नायक्स वगैरह को दिया जाता है, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स वाला ज़मीन। क्लियर है? फिर सोसाइटी में हम लोग देखा जाए तो देवदासी सिस्टम प्रेवलेंट था। डोमिंगो पेस जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं। देवदासी सिस्टम मैंने बताया ना, कि जो महिलाएँ हैं अपने आप को मंदिर पे समर्पित कर देती थी कुछ महिलाएँ, और पूरे लाइफ टाइम वहीं पे, मतलब उन लोग घर गृहस्थी नहीं सँभालती थी, गृहस्थ जीवन नहीं सँभालती थी। सारी महिलाएँ नहीं, वो महिलाएँ जो अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। इनको लेकर के भी बहुत कंट्रोवर्सी है, कहा जाता है कि मतलब इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे, क्लियर है? लेकिन ये देवदासी सिस्टम जो है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिलीजियस फ्रीडम देखने को मिलता है, हालाँकि ये हिंदुइज़्म था, मतलब विजयनगर किंगडम जो था वो मेनली हिंदुइज़्म को प्रैक्टिस करता था, या लोग मेनली हिंदूज़ थे। बट ध्यान में रखना, यहाँ पे जैन, बुद्धिस्ट ये सब भी जो हैं, इन लोग को लेकर के मतलब कोई ऐसा बहुत कट्टरवादी ऐसा कुछ भी नहीं था। स्लेवरी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, निकोला डी कॉन्टे जो फॉरेन ट्रैवलर है वो इस चीज़ को हाइलाइट भी करते हैं। क्लियर है? वुमेन्स जो था मतलब वो बैटल्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ध्यान में रखना ये केवल अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में वुमेन्स का कंडीशन बहुत खराब था। विडो मैरिज को प्रमोट किया जाता था, बट ये सब भी जो है केवल अपर कास्ट में, ऐसा नहीं है। नहीं तो इन जनरल जो हम लोग पढ़े हैं कि विडोज़ का कंडीशन क्या था, काफ़ी ज़्यादा खराब था। सहागमन होता था, सहागमन सती को बोलते हैं। क्लियर है? बेस बागा जो है फ़ोर्स्ड लेबर है, कि फ़ोर्स्ड लेबर देखने को मिलता है। गुप्ता साम्राज्य में जो फ़ोर्स्ड लेबर होता है उसको विष्ठी बोलते हैं। क्वेश्चन आ रखा है कि विष्ठी क्या होता था? विष्ठी जो है फ़ोर्स्ड लेबर होता था। फिर ये कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी है कि विप्रलु जो है वो ब्राह्मण्स को उस टाइम बोला जाता था। विप्र विनोदिन्स जो हैं आर्टिसन्स जो कारीगर होते हैं उनको बोला जाता था। राजुलु क्षत्रिय को बोला जाता था। कैलकुलस वेवर्स को बोला जाता था। यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान में रखना, एक सहागम जो है वो सती होता था,
बेस बाग फोर्स्ड लेबर होता था और कैलकुलस वेवर्स होता था। क्योंकि इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि विप्ललू जो है कास्ट ब्राह्मण्स कास्ट को बोला जाता था, या नल्ला विजातारू जो है ये शूद्रा को बोला जाता था, या राजूला क्षत्रिय को। यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि ये विप्र विनोदेंस कौन होते थे? आर्टिसंस होते थे, लेखक होते थे, क्या होते थे? तो विप्र विनोदेंस पूछा जा सकता है, बेसबाग पूछा जा सकता है, कैकोलस पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी इस तरीके का टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, टर्मिनोलॉजी जो होता है वो मेनली काम पे पूछा जाता है कि वो लोग कौन थे? मतलब सिंगर्स लोग थे या ट्रेडर्स थे, क्लियर है? या गोल्डस्मिथ वाले काम करते थे या लोहार थे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आर्किटेक्चर में हम लोग देख लिए प्रोविडा स्टाइल देखने को मिलता है। प्रोविडा स्टाइल मतलब क्या? पिलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जो अभी मैंने दिखाया भी था पिक्चर में, कि पिलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मंडप्स ओपन पवेलियन देखने को मिलता था। कल्याण मंडपम, ये जो बहुत बड़ा मंडप होता था उसको बोलते थे। फिर गोपुरम देखने को मिलता है। गोपुरम वो गेटवे, याद है मंदिर का जो गेटवे था? बहुत टॉल होता था, टॉल राय गोपुरम जिसको गेटवे बोलते हैं। मेन इम्पोर्टेंट कुछ टेम्पल्स जो हैं वो है विट्ठल स्वामी हज़ारेरामा टेम्पल एट हम्पी। इसको हज़ाररामा टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लगभग 1000 पिलर्स हैं। फिर तादापत्री पार्वती टेम्पल जो है चिदम्बरम में है। फिर वृद्धराज और एकाम्बरनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में है। कुछ फेमस ट्रैवलर जो हैं वो वेनेटियन ट्रैवलर निकोला दी कॉन्टी, पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक, मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता और पोर्टुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस। ये थोड़ा फैक्चुअल नोट्स था, ये मतलब ये मेरा पीटी का नोट्स है जो एग्ज़ाम से पहले मैं रिवाइज़ करता था। अपडेटेड नहीं है, बट इन नोट्स से मैं अपडेट कर लूँगा। क्लियर है? हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि पीटी के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। जैसे ये मैंने पूरा विजयनगर किंगडम का शॉर्ट नोट्स बनाया था, ये 2.5 पेज का था और ये जो है ये डायरी का पेज है, ध्यान में रखना। ये कॉपी का पेज नहीं है, मतलब ये छोटा-सा मतलब मीडियम साइज़ जो कॉपी होता है, उसका पेज है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1 एंड हाफ पेज में ये मतलब नॉर्मल ए4 साइज़ शीट में आएगा। क्लियर है? 1 एंड हाफ से थोड़ा ज़्यादा आएगा। बट वैसा आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मतलब मैंने बिल्कुल वैसे बनाया है जो मतलब मैं समझ सकूँ, क्लियर है? तो ये हमारा विजयनगर किंगडम खत्म हो गया। यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज़ दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये पीवाईक्यूज़ क्या पूछा है। ये 2023 का क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम जो है कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर कैनाल। अभी हम लोग देखे थे इरिगेशन किसने कराया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था देवराय वन वगैरह ये सब, क्लियर है? कृष्णदेव राय का टैक्सेशन सिस्टम, ये देखो ये जो है ये क्या बोल रहा है कि कृष्णदेव राय के टाइम में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको लेकर के क्वेश्चन है कि टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये ऑब्वियस सा बात है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स, ये भी ऑब्वियस सा बात है कि करते ही होंगे। क्लियर है? अगर नहीं करते तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता और ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं करते थे जब तक नॉलेज पता नहीं। तो इन इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है जनरली सही होता है। ये सब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, पीवाईक्यू जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सीखेंगे। मैं बस अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। यहाँ पे देखो वुमेन्स को लेकर के आया हुआ है 2021 में कि वुमेन्स क्या-क्या काम करते थे। एस्ट्रोलॉजी करते थे, अकाउंटिंग करते थे, सूट सेइंग, रेसलिंग। सूट सेइंग भविष्यवाणी होता है, रेसलिंग वगैरह। मैंने बताया कि जो अपर क्लास में जो वुमेन्स है वो सब कुछ प्रैक्टिस करते थे। उन लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम एन्जॉय करते थे अपर कास्ट में। तो यहाँ पे आंसर सब कुछ हो जाएगा, क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन ये 2024 में क्वेश्चन आ रखा है कि हू अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिएवल इंडिया गिव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। यहाँ पे ध्यान में रखना ये पोर्टुगीज को कौन परमिशन देता है भटकल में? ये जो है आई थिंक कृष्णदेव राय होंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना मोहम्मद शाह, यूसुफ आदिल शाह ये सारे जो हैं ये दोनों तो होंगे नहीं, बच गए ये और ये हो गए, क्लियर है? ऐसा जब होता है तो जनरली मोस्ट मतलब इन चीज़ों को सॉल्व करना मैं बताऊँगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन्स है जो डायरेक्टली नोट्स वगैरह में नहीं पढ़ने को मिलेंगे, ये सबके लिए टफ होते हैं। बट इन क्वेश्चन्स को भी सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊँगा कि कैसे किया जाता है, क्लियर है? जब अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें आई थिंक मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर कृष्णदेव राय ऐसे होना चाहिए, क्लियर है? बट फिर भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसको एक बार चेक कर लेंगे। क्लियर है, बट लॉजिक जो कहता है लॉजिक के हिसाब से यही होने चाहिए। उसके बाद फिर जैसे कल्याण मंडपम है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ रखा है 2019 में कि कल्याण मंडपम जो है वो नोटेबल फीचर्स था टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, किस किंगडम में था? विजयनगर किंगडम में था, राष्ट्रकूटा में था, चंदेला में था, चालुक्य में था। तो विजयनगर साम्राज्य में होता था, क्लियर है? फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से मतलब
सदर्न बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा पे किसने एक नया किंगडम का स्थापना किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था क्या? मतलब इस टाइप से जो है क्वेश्चन, मतलब जो है ये विजयनगर किंगडम्स के कुछ क्वेश्चन्स है, सारे नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे मैंने पिक करे थे। क्लियर है? ये नोट्स है, इससे मतलब कर सकते हो, या फिर मतलब जो भी बुक्स वगैरह हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, इस साल अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो तो आराम से मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, काफ़ी सफिशिएंट है। और अगर नहीं है तो फिर ये नोट्स भी बहुत सफिशिएंट है। क्लियर है? मेंस में इससे क्वेश्चन्स आते हैं। मेंस में ट क्वेश्चन्स कैसे-कैसे आ सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा टेम्पल्स का क्या योगदान था? एक क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आ स सकता है, जैसे नायक सिस्टम वगैरह ये सब जो प्रेवलेंट है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन किस टाइप से बेनिफिशियल वगैरह था, या कुछ भी ऐसा फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लिटरेचर में इन लोग का क्या योगदान था? लिटरेचर देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल लिटरेचर वगैरह होते हैं, इन सबको भी फ्लरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सोसाइटी को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आ सकता है कि आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन देने आ सकता है। क्लियर है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वगैरह था। ये ये जो पूरा आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन है, ये सब क्वेश्चन्स आते हैं विजयनगर किंगडम को लेकर के। आज मैंने ऐसे सिलेक्ट नहीं करा है, बट मैं देखूँगा विजयनगर किंगडम के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूँगा। तो बस यही था विजयनगर किंगडम। कोई डाउट है क्या? हेलो, चलो ठीक है, ये ना वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज़ कर दो। किसी को कोई डाउट नहीं है?